रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 53। नेक्स्ट मॉर्निंग। आज संडे था। संडे होने के नाते मेड ने दिशा को उठाया नहीं और दिशा भी सोई रही क्योंकि काफ़ी रात तक वह जगी हुई थी, इसलिए उसकी आंखें खुला नहीं। 8:10 पर जब अचानक से वह उठकर बैठी तो उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो, और जैसे उठकर बैठी कि तुरंत अपने हाथ से मोबाइल ले व्हाट्सएप सब चेक करने लगी। जब तक बेचारी सोई थी तब तक शांत दिख रही थी। अब जैसे उसकी आंखें खुला कि उसकी परेशानियां बढ़ गया। उसके व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज नहीं आया था और वह माहिर तो कभी स्टेटस वगैरह ऐसी कोई चीज़ लगाता भी नहीं जो दिशा देखे। वह यूं ही शांत बेड पर बैठी थी। तभी मेड ने दरवाज़ा खटखटाया। उसके खटखटाने की आवाज़ से दिशा उठी और दरवाज़ा खोली तो मेड मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश की बदले में दिशा ने भी उसे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दे दी। मेड ने कहा, दिशा मैडम, क्या आपको और सोना था जो मैंने आपको उठा दी? ये सुन दिशा बोली, अरे नहीं नहीं, मैं उठ गई थी। मेड बोली, मैडम फिर आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ये सुन दिशा बोली, नहीं, मेरा नहाने का मन नहीं है, मैं बाद में नहाऊंगी। आप ऐसा करो, नाश्ता लगा दो, मैं मुँह धोकर आई। दिशा की बातें सुनकर मेड मुस्कुरा दी और बोली, संडे ऐसे ही होता है, बहुत आलस आता है। बाकी 7 दिन बच्चे तेजी से अपने काम करते पर एक दिन काम करने में नहीं होता। दिशा वॉशरूम में आई और ब्रश ले जल्दी जल्दी अपने दांत साफ किया और उसके बाद फेस वॉश की। मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर निकली और हॉल में आई। मेड ने टेबल पर उसके लिए चाय और नाश्ता रख दी थी। दिशा ने प्लेट हाथ में ले उठाई और बालकनी में चली गई। वहाँ पर पहले ही टेबल चेयर लगा हुआ था और वह वहाँ पे बैठ खुली हवा में चाय पीने लगी। उलझने तो उसे हजार थी पर वह किसी से बता नहीं सकती और बार बार वह मुंह भी लटका नहीं बैठ सकती, इसलिए उसने चाय पिए और जो नाश्ता रखा हुआ था उसमें से वह थोड़ा थोड़ा करके वहीं बैठे खाने लगी। यूं ही देखते देखते 10 बज गए और वह प्लेट लेकर वापस किचन में आकर रख दी। अब उसका वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखी और फिर सोचने लगी। दिशा का इस वक्त कुछ भी काम करने का मन नहीं था और पढ़ाई करना तो आज के दिन तो वह बेचारी पढ़ाई तो कर ही नहीं सकती। वह जब भी उदास या परेशान होती थी तो उसकी 4 जगह फिक्स था जो वहाँ पर जाकर बैठकर अपनी तकलीफ़ें सोचा करती थी। एक उसके बेड का कॉर्नर वाला हिस्सा, दूसरा खिड़की, तीसरा बालकनी और चौथा जहाँ पर वह स्टडी करती, वहीं टेबल पर अपना सिर रखकर सोचा करती थी। यह उसके परमानेंट जगह बन गए थे। मेड ने भी वह ज़्यादा नहीं बातें करती। मेड अपना काम करने फ़ोन पर अपनी फैमिली वाले से बातें करती या बाहर आकर वह खुद में बिजी रहती। जो एक दो उसके कॉलेज में फ्रेंड बनी थी वह उनसे पढ़ाई रिलेटेड बातें कर लिया करती थी और उसे कहीं आने जाने पर पाबंदी लगा था। माहिर उसे पहले ही मना कर दिया था कि वो अपार्टमेंट से कहीं आ जा नहीं सकती, यहाँ तक कि उसे कॉलेज आने जाने के लिए ड्राइवर और विशाल रखे थे और वह कहीं आती जाती भी नहीं थी, इसलिए उसको वक्त निकालना इतना मुश्किल हो रहा था। और आज का तो वक्त निकालना भी नहीं जा रहा था और वह बालकनी में बैठे यही सोच रही थी कि माहिर जी अब तक रेडी हो गए रहेंगे। पता नहीं आज वह क्या पहने रहेंगे, कौन से कलर का शेरवानी पहने होंगे और दुल्हन तो लहंगा पहनी होगी, कौन से कलर का। ज़्यादातर तो लोग रेड कलर का ही पहनते हैं तो उसने भी रेड ही पहनी होगी। ये शादी माहिर जी की है तो उन्होंने अपनी दुल्हन के लिए बहुत महंगी लहंगा चूज़ किया होगा। माहिर सर की चॉइस भी बहुत अच्छी है, कितने अच्छे से तैयार हुए होंगे। माहिर जी को देखते तो देखते ही रह जाएंगे और वह दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, भला कौन उन्हें नहीं देखना पसंद करेगा।
दिशा अभी तक नाइट कपड़े पर ही थी। वह आज नहाई भी नहीं क्योंकि उसका अंदर से हिम्मत नहीं किया और उसका टाइम निकलना तो इतना मुश्किल हो रहा था। बालकनी से उठी और सीधे अपने कमरे में आ गई। वक्त नहीं निकल रहा, इसलिए उसने सोची कि पढ़ाई करूँ और उसने बैग ले टेक्स्ट बुक निकाल टेक्स्ट बुक देखने लगी। उसका अंदर से जरा भी इच्छा नहीं किया वह नज़र उठाकर किताब पर देखी, इसलिए उसने बुक वापस बंद कर दी और जाकर खिड़की के सामने खड़ी हुई बाहर देखने लगी। अब दोपहर के 12 बज चुके थे। यह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे उसके 2 साल के बराबर काटे। फिर से वह सब सोचने लगी। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ गए होंगे, पंडित जी ने शादी कराना चालू कर दिया होगा। वह यह सब सोच रही थी पर उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जैसे कल रोने की वजह से सूख गया हो। तभी उसे ऐसा लगा कि क्यों न विशाल जी से माहिर का फ़ोटो मांग कर देखे। और उसने विशाल को तुरंत मैसेज की। कॉल वह इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि विशाल बहुत बिजी होगा और उसे कॉल करके डिस्टर्ब करना बेकार है। इसलिए उसने माहिर को व्हाट्सएप कर दिया कि आज का भी फ़ोटो भेजे। विशाल इतना बिजी था कि उसने उसका मैसेज ही नहीं देखा। यूं ही 12 बजे से 1 बज गया पर विशाल कोई रिप्लाई नहीं आया। दिशा बालकनी में आंखें चेयर पर अपने दोनों पैर ऊपर करके बैठ गई और एकटक बाहर देख रही थी और उसका मोबाइल सामने था कि कब विशाल फ़ोटो भेजेगा, पर उसके अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। करीब दोपहर के 2:10 पर विशाल का मैसेज आया जिसमें उसने मंडप का फ़ोटो और दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो भेजा। नीचे विशाल ने ये भी लिखा था, सॉरी मैडम, मैंने आपका भी मैसेज अभी देखा। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे कल बात करूँगा। अगर माहिर सर और ने मुझे मोबाइल पर देखा तो चिल्लाने लगेंगे। विशाल ने उसे 2-4 ही फ़ोटो भेजे। एक तो मंडप का था जो ताज़े फूलों से सजाया हुआ था और दूसरा दूल्हा दुल्हन की जो एंट्री हो रही थी। उसमें विशाल ने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया था। इन फ़ोटो में एक माहिर का भी फ़ोटो था। जब वह कमरे में रेडी हो रहा था तब विशाल ने उसका फ़ोटो निकाला था। इसमें वह वाइट और गोल्डन कलर का शेरवानी पहना हुआ था और उसको 2 लोग रेडी कर रहे थे और उसके सिर पर राजवाड़े के जैसी पगड़ी लगाया था। दोनों की ड्रेस मिलते जुलते जिसे दिशा को समझ गया कि यह कोई डिजाइनर ने इनकी वेडिंग ड्रेस रेडी किया है, क्योंकि देखकर ही पता चल रहा था कि कितनी महंगी इसकी वैल्यू होगा। जैसे तैसे करके दिन के तो 2 बज गए। सुबह से दिशा जब से सोकर उठी है वह अभी तक रोई नहीं थी, पर अब फ़ोटो देखकर उसके आंखों से आंसू आने लगे। वह सबसे ज़्यादा फ़ोटो में दुल्हन को ही देख रही थी। उसके कपड़े, उसके मेकअप, उसकी चूड़ियाँ, सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे को बार बार ये ख्याल आ रहा था कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी लेकर आई हुई है जो माहिर मिल गया। और वह बार बार खुद को उससे कंपेयर कर रही थी। उसे अपने आप पर तरस आ रहा था कि सच में मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। यह लड़की कितनी खूबसूरत है। माहिर जी ने तो एक झटके में इसे पसंद कर लिया होगा। माहिर सर इसके लिए कितने खुश होंगे। उन्हें भी वक्त काटना मुश्किल हो रहा होगा। कब शादी हो जाए। दिशा के आंखों पर नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वह हॉल में आकर बैठी और टीवी ऑन की, पर टीवी की आवाज़ से न जाने क्यों उसे बहुत तकलीफ़ होने लगा, जिससे उसे शोर शराबा नहीं चाहिए था। और वह तुरंत टीवी बंद करके वापस बेडरूम में आ गई और जानबूझकर बेड पर जाकर लेट गई। ऐसे ही लेटे रही। वह ज़ोर से भी नहीं रो रही थी, अपने आप ऐसे आँखों से आंसू निकल रहा था। अब देखते देखते शाम के 5 बज गए थे। दिशा हॉल में जाकर चुपचाप बैठी थी। जब मेड ने उसके लिए चाय बनाया तब मेड ने दिशा से बोली, मैडम आज तो आप नहाना ही भूल गई।
यह सुन दिशा बोली, भूली तो कुछ नहीं हूँ मैं, बस मेरा आज मन नहीं है। मेड मुस्कुरा दी और बोली, तो इसका मतलब आज आप नहाने ही वाली नहीं है। दिशा बोली, हाँ मैं अब कल सुबह नहाऊंगी। दिशा जानबूझकर मेड से थोड़ी बातें कर रही थी ताकि जैसे तैसे करके और उसका वक्त बीत जाए। मेड ने ये भी कहा, दिशा मैडम आज आपने पढ़ाई भी नहीं किया। जिसे सुन दिशा बोली, हाँ आज मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं है। संडे जो है संडे आराम करने के लिए होता है, इसलिए आज मैं ना नहाऊंगी और ना ही पढ़ाई करूंगी। उसकी यह बातें सुन मेड जोर जोर से हंसने लगी। दिशा को आज का दिन निकालना ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ चल के जाना है। वैसे उसके एक एक क्षण निकालना मुश्किल से निकल रहे थे। जब रात के 8 बजे तब मेड ने उसके लिए खाना बना रही थी और दिशा अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके रो रही थी कि अब तक शादी हो गया रहेगा। अब सभी लोग मेहमान से मिलते जुलते रहेंगे, फ़ोटो निकालते रहेंगे, सब लोग उन दोनों को आशीर्वाद देते होंगे। कितना अच्छा यह वक्त है। मेड ने जब खाना बना लिया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और दिशा कमरे से बाहर निकली। उसे पता था कि मेड ने खाना बना दिया है। दिशा चुपचाप आकर बैठ गई और उसने मुश्किल से एक रोटी खाई। मेड ने उसे यह कहा, क्या खाना अच्छा नहीं बना है या आपको कुछ और खाना है जो बना दूँ? दिशा उससे बोली, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया पर आज मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा। मेड ने पूछी, क्यों आपकी तबीयत ठीक तो है ना? दिशा तुरंत उसे जवाब दी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है आज मैं घर पर हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में खाने की वजह से मुझे भूख नहीं लग रहा। उसकी बातें मेड भी समझ गई, वह ज़ोर से हंस पड़ी। रात के 10 बजे दिशा अपने कमरे में आकर बेड पर लेटी हुई थी और मोबाइल ले फिर से फ़ोटो देखना चालू कर दी। वह बहुत सोने की कोशिश कर रही थी पर बेचारी को नींद नहीं आ रहा था। जैसे लग रहा था भगवान भी उसे आज सजा दे रहे हो। फ़ोटो देख देख रोने लगी और खुद के लिए भगवान से यही दुआएं मांग रही थी कि आज यह दिन कट जाए, बस उसके बाद वह कभी नहीं रोई। दिशा करवट तो कभी इधर तो कभी उधर ले ले कर सोने की कोशिश कर रही थी। यूं ही देखते देखते रात के 11 बज गए पर नींद आना तो बहुत मुश्किल था। रात 12:10 पर दिशा अभी भी एकटक सीलिंग को देख रही थी और अपने दोनों हाथ उसने पेट पर रखी थी। उसके दिमाग में अब यह चल रहा था, उन दोनों की शादी धूम धड़ाके से हो गया और वह दोनों की सुहागरात मनाते होंगे। रात के 2:05 पर दिशा के रो रो के अब हालत थोड़ा ख़राब हो चुका था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज ही रोकर इस दर्द को निकाल रही है। अब उसकी आंखें भारी होने लगी। ज़्यादा देर रोने की वजह से अब उसे नींद भी आने लगा और उसकी जो आंखें मोटी मोटी सूज गई थी अब वह बंद होने लगी और वह अपने पलके झपकाते हुए अपने सूखे सफ़ेद पड़े होठों से खुद से बड़बड़ाने लगी। यूं ही बड़बड़ाते बड़बड़ाते दिशा एकदम गहरी नींद में सो गई। सुबह के 6:50 पर अलार्म बजने पर दिशा की आंखें खुला और वह उठकर बैठी। बहुत रोने की वजह से उसकी आंखें मोटी मोटी सूजी हुई थी। वह उठकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई क्योंकि वह कल भी पूरा दिन नहीं नहाई थी और आज उसे कॉलेज भी जाना था। जल्दी से आज वह नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आई। मेड ने उसके लिए नाश्ता चाय रेडी कर दी थी, यहाँ तक कि टिफ़िन भी। दिशा को यही लग रहा था कि आज भी विशाल नहीं आएगा, शायद ड्राइवर ही आएगा क्योंकि विशाल तो बहुत बिजी होगा। और उसने जो सोचा था वैसे ही हुआ, आज विशाल नहीं आया। ड्राइवर आया था उसे पिकअप करने के लिए और दिशा अपार्टमेंट में से निकली और जाकर कार में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वह कॉलेज पहुंची। आज से अलग ज़िंदगी जीना था, जैसे कि उसे किसी की न बात सुनना हो न किसी की बात मानना हो, बस वह अपने मन का सुनेगी और करेगी। आज से मन लगाकर कॉलेज अटेंड कर रही थी
और वह सभी लेक्चर अटेंड किए और जैसे आज का वक्त निकल गया पता नहीं चला। 12 बज गए। जब कॉलेज की छुट्टी हुआ और वह कॉलेज से बाहर निकली तो आज उसने देखा कि कार पहले से ही रुका था और जैसे वह जाकर पैसेंजर सीट पर बैठी तो विशाल उसे लेने आया था। विशाल मुस्कुराते हुए दिशा के तरफ देख बोला, सॉरी दिशा मैडम, मैं सुबह नहीं आया, पूरी रात में सोया नहीं हूँ, इतना काम था तो मैंने सोचा इस वक्त आपको पिकअप करने के लिए आ जाता हूँ। दिशा बोली, कोई बात नहीं विशाल जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड रहता है। ये सुन विशाल बोला, दिशा मैडम मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा, सर ने आपको शादी में क्यों नहीं बुलाया? पूरी दुनिया को बुलाया, एक आपको नहीं बुलाया। मुझे तो ऐसा लगा था कि आपकी पढ़ाई की वजह से नहीं बुला रहे हैं तो आपको संडे के दिन बुलाएंगे, पर उन्होंने संडे के दिन भी नहीं बुलाया। मैंने उनसे कहा भी पर वह कुछ बोले नहीं। दूसरी बार पूछा तो वह मुझे गुस्से से बोले कि नहीं बुलाना। ऐसा क्यों? विशाल की बातें सुन दिशा समझ गई कि माहिर ने क्यों नहीं बुलाया, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस विशाल को जवाब देते हुए बोली, इसमें माहिर जी की कोई गलती नहीं। अगर मैं वहाँ आ जाती तो न जाने कितने लोग पूछते यह कौन है, कहाँ से आई है, आपके सर कितने लोगों को जवाब देते। ये सुन विशाल बोला, हाँ आप सही कह रही हैं, सर शादी में बैठे कि लोगों को जवाब देते। इसी के साथ वे दोनों शादी के फ़ोटोज़ देखने लगे। विशाल ने बहुत सारा फ़ोटो शादी वाला दिखाया जो देख दिशा को रोना आ रहा था। दिशा ने एक एक फ़ोटो गौर से देख रही थी। उसका दिल तो पहले ही टूट गया था पर अब वह अपने आप को समेट रही थी। विशाल ने दिशा को अपार्टमेंट में छोड़ा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही दिशा एकदम नॉर्मल दिख रही थी पर वह अंदर से थी नहीं और अंदर आते ही बैग अपना साइड में रख कमरे में चली गई। वॉशरूम में जाकर वह दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से अपना सिर टिका के खड़ी रही और उसने अपनी आंखें बंद की थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हो। यूं ही 10 मिनट तो आंखें बंद करके ऐसे ही खड़ी रही, फिर अपने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एकदम खालीपन था, जैसे कि अब उसमें कुछ बचा ही ना हो और वह फ्रेश होने लगी। यूं ही 10 से 15 मिनट के बाद फ्रेश होकर हॉल में आई और मेड ने उसके लिए खाना लगा दी थी। दिशा टेबल पर बैठ उसने अच्छे तरीके से खाना तो नहीं खाई और वहाँ से उठी और वापस कमरे में आई और सब कुछ इग्नोर करके वह अपना बैग उठाई और पढ़ाई करने लगी। बार बार उसके नज़रों के सामने वही शादी वाले फ़ोटो आ रहे थे पर वह सब साइड कर रही थी, पढ़ाई पर ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसे ही उसने काफ़ी देर तक डिस्टर्ब हो रहा था। बार बार उसे माहिर और उसकी वाइफ का ही फ़ोटो आंखों के सामने आने लगे पर वह पूरा कोशिश कर रही थी कि उन्हें याद नहीं करेगी, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। यूं ही कुछ घंटे तक उसे डिस्टर्ब हो तो रहा था पर बेचारी अपनी जी जान लगाकर वह पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। अब उसने खुद से वादा कर ली कि वह कभी ज़िंदगी में किसी पर भरोसा नहीं करेगी, ना ही किसी को नज़र उठाकर देखेगी। अब उसका एक ही मकसद था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरा करना और यहाँ से अपने दादा दादी के पास हमेशा के लिए चले जाना। अपने फाइनल एग्ज़ाम्स आने तक किसी से भी बात नहीं करेगी। उसने अपने मन ही मन सारे नियम बना लिए कि उसे जैसे तैसे करके ये फाइनल कंप्लीट करना है और उसके बाद वह अपने गांव चली जाएगी। शाम के 4 बजे अब जाकर मेड ने दिशा के पास आकर बोली, दिशा मैडम आप नाश्ता में क्या खाएंगी? आप कहिए मैं बना देती हूँ। दिशा बिना उसके तरफ देखे बोली, कुछ भी बना दीजिए मैं खा लूँगी। मेड बोली, चाय और पोहा बना दूँ गर्मा गर्म, आपको अच्छा लगेगा? उसकी बातें सुन मेड पहले तो दिशा उसके तरफ देखी और मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल मैं खाऊंगी, आप बना दीजिए। उसको
कितने दिन के बाद आज मेड ने मुस्कुराता हुआ देखी, पर उसे उसका रीज़न तो नहीं पता था कि दिशा क्यों नहीं मुस्कुराती, क्यों इतना उदास रहती है। पर चलो जो भी हो, थोड़ा ही सही पर मुस्कुराई तो सही। उसके लिए चाय और पोहा बना रही थी। इधर दिशा अब अपने बुक्स बंद किया और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद उसके लिए चाय और पोहा लेकर बालकनी में आई। दिशा बाहर का नज़ारा देखते हुए चाय और पोहा खाने लगी। मेड के तरफ देख बोली, वाकई आपने बहुत अच्छा बनाया है, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। इतना बोल दिशा मन लगाकर खाने लगी। मेड को भी अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा वह देखी है कि वह ज़्यादातर उदास ही रहती है, बेमन से खाती है, पर आज वह मुस्कुरा रही है, जो देख मेड को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब शाम के 5 बज गए थे और दिशा ने नाश्ता भी कर लिया। दिशा थोड़ी देर तक यूं ही बालकनी में बैठी रही और फिर कुछ सोचकर वहां से उठी और वापस अपने कमरे में आ गई। और फिर से उसने अपनी पढ़ाई करना चालू कर दी, क्योंकि उसे करने के लिए भी तो कुछ नहीं था। अब उसने अपनी रूटीन ही बना ली कि पढ़ाई करना है और कॉलेज जाना है और कौन से टाइम पर खाना खाना है। तब उसने अपने माइंड सेटअप कर लिया। आज रात होते ही टाइम पर उसने खाना खा लिया और थोड़ी देर और टीवी देखी। उसके बाद हॉल में से उठी और सीधे अपने कमरे में आ गई और 40 मिनट उसने पढ़ाई की और बेड पर चली गई सोने। पर अब प्रॉब्लम ये था कि उसे नींद नहीं आ रहा था। उसने 10 मिनट अपना मोबाइल चलाई। उसके बाद उसने मोबाइल में ईयरफोन लगाया और एक इमोशनल सॉन्ग सुनने लगी। यूं ही आंखें बंद करके उस सॉन्ग को वह फील कर रही थी। एक ही सॉन्ग उसने कम से कम 8 से 10 बार सुनी होगी। तब जाकर उसे नींद आया। उसके आँख के कोने से आंसू निकल रहे थे, पर उसने अपने आंखें खोली नहीं, बल्कि उस सॉन्ग को फील करते करते न जाने कब उसे नींद आ गया। अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो, इतनी भी ख्वाहिश ना रहे किसी की चाहत हो। इस सॉन्ग को वह इतना फील कर रही थी, एक एक लाइन जैसे उसी के ऊपर ये सॉन्ग बनाया हो। हर एक लाइन का मतलब वो अच्छे से समझ रही थी और बंद आँखों के कोने से आंसू निकल रहा था, जो आंखों से बहते हुए कान से होते हुए उसके गर्दन पर आंसू आ रहे थे, पर वह अपने हाथों से भी नहीं पोंछ रही थी। इस सॉन्ग को उसने 10 बार सुनी, पर उसका मन नहीं भर रहा था। पर इन 10 बार सुनने में उसे नींद जरूर आ गया और इसी के साथ वह सो गई। सुबह अलार्म बजते ही दिशा उठी और अपने रोज की रूटीन में लग गई, जैसे फर्स्ट रेडी होने में। और आज उसे विशाल टाइम पर पिक करने आ गया था और वह उसके साथ कॉलेज चली गई। आज वह कोई सवाल जवाब नहीं दे रही। कॉलेज पहुंच अपनी पढ़ाई पर उसने पूरा फोकस दे रही थी। दोपहर को जब विशाल उसे पिकअप करने के लिए आया, तभी भी उसके साथ आज वह मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। दर्द तो था उसके अंदर, पर वह अब किसी को न दिखाएगी न बताएगी। उसने अपने आप को वादा जो कर लिए थे। ऐसे ही उसने 2-3 दिन बिताए। अब वह धीरे धीरे माहिर को भूलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर भूल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर आहूजा विला। विशाल किसी काम से बाहर आया था। माहिर 1-2 दिन ऑफिस नहीं गया था, पर आज उसे ऑफिस जाना था, इसलिए विशाल विला पर आ गया था। विशाल के हाथ में कुछ इम्पोर्टेंट फाइल थे और वह माहिर का इंतजार कर रहा था कि कब उसके सर सोफे से उठे और उसके साथ चले। माहिर अपना मोबाइल हाथ में लिया और विला से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे विशाल भी बाहर आया और ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोला। माहिर पैसेंजर सीट पे जाकर बैठ गया, वहीं विशाल फ्रंट सीट पर बैठा। माहिर विशाल से पूछा, अब कैसी है वह? माहिर की बातें विशाल समझ नहीं पाया और वह तुरंत पीछे पलटा और बोला, जी सर, आपने कुछ कहा?
माहिर अपनी क्वेश्चन वापस रिपीट करते हुए बोला, दिशा आप कैसी है, क्या वह ठीक है? दिशा का नाम सुनते ही विशाल बोल पड़ा, जी सर, मैडम तो बिल्कुल अच्छी हैं। बीच में थोड़ी उदास उदास दिख रही थी, पर आज जब मैं उनसे मिला तो वह काफ़ी हद तक ठीक दिखाई दे रही थी। दिशा का नाम सुनते ही विशाल बोल पड़ा, जी सर, मैडम तो बिल्कुल अच्छी हैं। बीच में थोड़ी उदास उदास दिख रही थी, पर आज जब मैं उनसे मिला तो वह काफ़ी हद तक ठीक दिखाई दे रही थी। विशाल की बातें सुन माहिर समझ गया कि वह बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी और उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। पर यही वक्त है कि वह खुद गिरेगी और खुद उठकर खड़ी होगी और खुद से ही खुद को संभाल लेगी। पर एक बात उसे तकलीफ दे रही थी कि उसे ना कोई सही रास्ता बताने वाला है और ना ही कोई गलत। क्या सही है क्या गलत उसे कुछ नहीं समझ रहा होगा। बस उसके ज़हन में माहिर गलत आ रहा होगा। कार में बैठे माहिर विंडो से बाहर देख रहा था और उसके दिमाग में दिशा छाई हुई थी। और जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके ख्यालों को झटक दिया और अपने कैबिन में जाकर बैठ काम में बिजी हो गया। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। शगुन ने वर्कआउट करने से बहुत सारे बहाने ढूंढ लिए, पर कोई भी उसकी बहाना अथर्व के आगे काम नहीं कर रहा था। वह हर एक उसके बहाने को मात दे देता था। शगुन उसे रोज रोज बताया करती थी कि उसकी बॉडी में कितना दर्द हो रहा है वर्कआउट करने से, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर में सूजन आ गया है, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं था। वह उसे खाना खाने के टाइम पर भी काफ़ी देर तक इमोशनल होकर बैठी थी कि उसे खाना नहीं खाना, वर्कआउट की वजह से उसे भूख नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह उसके रोज के नाटक चालू थे। अथर्व को देख तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाटक को वह बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और वह समझ भी जाता था वह कब झूठ बोल रही है और कब वह सच बोलती है। पर अथर्व उसके बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और जब वह बोलती कि उसके बॉडी में पेन करता है तो डॉक्टर एलिना को तुरंत बुलाने लगता, जो देख शगुन ना में जवाब दे देती। अब उसे खाने पीने में भी अथर्व ने जो डाइट लिस्ट बनाया था उसे वही खाना पड़ रहा था। ज़्यादातर तो उसे हरी सब्जियां जो उबले हुए खाने को शगुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, पर बेचारी को मजबूरन खाना पड़ रहा था और अथर्व उसे घी के साथ दाल चावल खाने देता था और वह खुद भी उसके साथ खाता था और बीच बीच में उसे उसके फेवरेट जो बंगाली खाना रहता था वह भी खाने देता था, जैसे उसे वहाँ का स्पाइसी जो भी फेमस चीज़, उसकी मिठाई, सारी चीज़ें उसे खाने देता था, पर लिमिट में और रोज़ तो नहीं खाने देता। उसके ऊपर रोक टोक लगाना शगुन को बहुत गुस्सा आने लगा था कि अब वह जो बोलेगा वह खाना पड़ेगा और वह भी टाइम के हिसाब से। ऐसा तो उसने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं देखी थी कि एक चार्ट के हिसाब से उसे खाना खाना पड़ेगा, किस टाइम पर कितना खाना है और क्या खाना है। दिन ब दिन अथर्व से इतना गुस्सा किए जा रही थी और उसका गुस्सा कभी कभी तो आसमान छू लेता था, पर उसके गुस्से से अथर्व को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ एक ब्लैक हाउस। उस हाउस में एक मुंह पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ आदमी तेजी से अंदर जाता है और वहां पर बहुत सारे गार्ड खड़े थे। जब वह और ज़्यादा अंदर गया तो एक आदमी उसके पास आया और उसका बॉडी सब कुछ चेकिंग करके उसे अंदर लेकर गया। और जब वह बड़े से हॉल में गया जहाँ पर एक आदमी जिसके पूरे शरीर पर टैटू बना हुआ था, कहीं कहीं उसके शरीर का कोई कोना थोड़ा थोड़ा खाली था, नहीं तो हर जगह उसके बॉडी पर टैटू के छाप बने थे। कोई आम इंसान या समझदार भी अगर उसके शरीर को देखा तो भी नहीं समझ पाता कि उसके शरीर का किस चीज़ के टैटू बने हुए हैं। उस टैटू का मतलब सिर्फ वही इंसान जानता होगा जिसने बनाया है।
वह आदमी उसके सामने जाकर सर झुकाए बोला, सर मैंने अथर्व के ऊपर नज़र तो रखा हूँ, पर वह इतना अलर्ट है और उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा। जो उसका राइट हैंड असिस्टेंट है वह आजकल मुझे बहुत बार अलग अलग प्लेस पर दिखाई दिया है। उसके साथ एक लड़की थी और एक कुछ 40-45 साल के आसपास लेडीज़, मुझे लगता है उसकी माँ है। जो सामने हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था वह कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि उसकी बातें सुन हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसने बहुत कुछ समझ चुका हो। और वह आदमी सिर झुकाए आगे बोला, सर हमें और वक्त दीजिए ताकि और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकूं। यह सुन वह आदमी बोला, ठीक है, और तुम उसके असिस्टेंट के ऊपर ज़्यादा नज़र रखो, पता चले वह आजकल किसकी ज़्यादा खातिरदारी कर रहा है। मुझे सारी जानकारी चाहिए। जो खबरी आदमी आया था वह अपना सर हाँ में हिला देता है और उसे ग्रीट करके वहाँ से पीछे मुड़ जाने लगा। उसके जाने के बाद टैटू वाला आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जैसे कि उसे कुछ खजाना मिल हो या उसने कुछ पता लगा लिया हो। इटली, रोम सिटी, अथर्व का विला। शाम के वक्त शगुन ने एंटोनियो से कहा कि उसे मूवी देखना है। एंटोनियो उसे डायरेक्ट मना करना चाह रहा था, पर वह मानी नहीं, जिसके कारण उसने अथर्व को इन्फॉर्म कर दिया कि मैडम मूवी देखना चाहती हैं। अथर्व ने भी उसे परमिशन दे दिया कि मूवी उसे दिखाने लेकर जाए, पर सावधानी से, जैसे कि वह हमेशा उसे लेकर जाया करता है। अथर्व का परमिशन ले एंटोनियो शगुन को कह दिया कि वह रेडी हो जाए, और साथ ही साथ में उसने सर्वेंट लुसिया को भी रेडी होने के लिए कह दिया। आधे घंटे के बाद शगुन रेडी हो गई और वह खुद के चेहरे पर लाइट मेकअप कर ली। उसने आज येलो कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटने के थोड़ा नीचे तक आ रहा था। इस फ्रॉक में वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही थी। रेडी होकर वह अपने कमरे से बाहर आई और जब सर्वेंट लुसिया ने उसे देखा तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी, क्योंकि आज शगुन खुद से तैयार हुई थी। वह सच में बहुत अच्छी दिख रही। आज उसने इंडियन कपड़े नहीं बल्कि वेस्टर्न पहना और लाइट मेकअप की थी। शगुन का यह बदला बदला रूप सर्वेंट लुसिया को बहुत अच्छा लग रहा था, और शगुन भी अब अपने आप को धीरे धीरे काफ़ी कुछ चेंज कर रही थी। उसके रहन सहन, खाने पीने में, सभी चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ चुका था। जब शगुन यहाँ आई थी तब एकदम डरी सहमी रहती थी। वह किसी से न ज़्यादा बात करती थी, ना ही नज़र उठा के देखती थी, और अब काफ़ी ज़्यादा चंचल हो चुकी थी, मस्तीखोरी भी करने लगी। पहले उसे शांत शांत रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, पर यह किसी को नहीं पता कि वह कितना ज़्यादा घूमती फिरने वाली निकलेगी। और आजकल तो वह इतना ज़्यादा शौकीन हो गई घूमने फिरने की, एंटोनियो और सर्वेंट लुसिया उसे परेशान हो गए, पर वह नहीं थक रही। अगर उसे सुबह से शाम तक घुमाया जाए तो वह घूमती रहेगी। एंटोनियो बाहर कार के पास उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहा था, और जब वे दोनों आए तो तीनों कार में जाकर बैठ गए और ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट किया। लगभग आधे घंटे के बाद वे तीनों रोम सिटी के फेमस सिनेमा हॉल पहुंच गए, पैराडाइज पीवीआर सिनेमा। एंटोनियो ने घर से ही 3 टिकट बुक कर लिया था और मूवी देखने के लिए वे तीनों भीड़ भाड़ में नहीं बल्कि ऊपर के वीआईपी सीट लिया था। सिनेमा हॉल में मूवी लगा था, वह हॉलीवुड मूवी, और वह तीनों आराम से देखने लगे, पर उन्हें जरा भी खबर नहीं था कि कोई उनका बहुत दिन से पीछा कर रहा है, क्योंकि हर दफ़ा अलग अलग लोग रहते थे। अगर कोई एक ही रहता तो एंटोनियो कब का पहचान गया होता, क्योंकि चील और बाघ की तरह उसकी आंखें थीं। एंटोनियो मूवी बहुत कम देखता था, पर उसकी नज़र लोगों के तरफ उसकी बहुत ज़्यादा नज़र था कि कौन उसे किस तरह से देख रहा है, नोटिस कर रहा था।
पर हमेशा अलग अलग लोग रहते थे, इसलिए एंटोनियो समझ नहीं पाया। और वही जो आज बंदा उसका पीछा कर रहा था, बल्कि इस पीवीआर में वह भी बैठा था, क्योंकि वह उसका पीछा करते हुए आया था। और उसने उस अंधेरे हॉल में उसकी नज़र उन तीनों पर ही था। और उसने कॉल किया और अपने बॉस को बताते हुए कहा, अथर्व का असिस्टेंट अभी सिनेमा हॉल में बैठा है और आज भी उसके साथ वही लड़की और वही लेडीज़ आई हुई हैं। बॉस, मुझे लगता है कि यह ज़रूर अथर्व के करीबी लोग हैं, क्योंकि एंटोनियो उसका काम करता है और उसने उसका काम छोड़ा नहीं, तो यह ज़रूर लड़की और यह लेडीज़ उसकी फैमिली मेम्बर हैं। कॉल की दूसरी ओर से आवाज़ आया, यह लड़की उसकी कुछ लगती तो बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया होता, और जहाँ तक मैंने इंडिया में पता लगवाया है तो उसका अभी तक किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई एंगेजमेंट, ना शादी। कोई ऐसा न्यूज़ नहीं फैला है और यहाँ पर भी उसका कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा, तो इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह लोग कौन हैं। यह सुन इधर से वह लड़का बोला, तो यह हो सकता है एंटोनियो के ही फैमिली मेम्बर हो, या यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी और यह लेडीज़ उसकी माँ। पर यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अगर डेट करता रहेगा तो बीच में इस लेडीज़ की क्या ज़रूरत? यह तो हमेशा इसके साथ रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करीब 2.5 घंटे तक उन तीनों ने मूवी कंप्लीट किया। मूवी ख़त्म होते ही तीनों पार्किंग एरिया में आए और आते ही कार में बैठ गए। वहीं जो उनका पीछा कर रहा था वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है या अथर्व का काम कर रहा है। वह समझने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। वे पीवीआर से उठे और डायरेक्ट जाकर कार में बैठ गए। वहीं वह आदमी भी पार्किंग में आया और अपने कार में बैठ गया। कार सिनेमा हॉल से बाहर निकली और हाईवे पर चलने लगा। अब शगुन को कुछ खाना था, यह बात एंटोनियो को भी पता था, इसलिए वह कोई अच्छा रेस्टोरेंट देख कार रोकने वाला था, क्योंकि शगुन नॉनवेज नहीं खाती और उसे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढना था। बहुत छोटा रेस्टोरेंट था जहाँ पर वेज के 2-3 आइटम ही मिल रहे थे, और एंटोनियो वहीं जाकर कार रोका और वे तीनों उसी रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मुश्किल से वहाँ कुछ ही गेस्ट आते होंगे, छोटा होने के नाते बहुत कम लोग आ रहे थे। वहीं जो आदमी पीछा कर रहा था उसे यकीन हो गया ये ज़रूर एंटोनियो की फैमिली है और वह अपने बजट के हिसाब से उन्हें खिला पिला रहा है। अगर यह अथर्व की होती तो यह ज़रूर आज किसी बड़े होटल वीआईपी में घूमते फिरते खाते पीते, ऐसे चीप या छोटी रेस्टोरेंट में नहीं। वह इतना सोच और अपना दिमाग लगाकर वहाँ से चला गया। वहीं वे तीनों ने अपने लिए अलग अलग वेज का ऑर्डर दिया, जिसमें वे सूप, नूडल, कुछ सब्जियों के अलग उबले हुए टाइप के खाने में था और टेस्ट किया। एंटोनियो बहुत होशियार था, वह कभी भी अपना कार डायरेक्ट विला के अंदर एंटर नहीं करता था। तीनों को लेकर वह हमेशा कार एक्सचेंज करता था और यह किसी को भी समझ में नहीं आता। वह बड़े से मॉल में जाता और वहाँ कार एक्सचेंज करता ताकि कोई देख ना सके। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टोरी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।